हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम कक्षा 7 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 5 नाम की इच्छा व्यंग रचना पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं यशपाल जी। यह एक व्यंग रचना है। व्यंग का सामान्य अर्थ होता है कटाक्ष करना, ताना मारना या फिर चुटकी लेना। अतः व्यंग साहित्य वह विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। व्यक्ति, समाज या व्यवस्था आदि में मौजूद विसंगतियों पर तंज कसते हुए अप्रत्यक्ष रूप में उनके वास्तविकता का दर्शन कराना ही व्यंग कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो किसी के बुराइयों को सीधे ना कहकर ताना मारते हुए मजाक के रूप में उनकी आलोचना करना ही व्यंग कहलाता है। इस पाठ में यशपाल जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ व्यंग विधा का प्रयोग कर समाज की मानसिकता पर तंज कसा है। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंभ किया था। अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, हाल्ट! लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। यहाँ ड्रिल का अर्थ है सामूहिक कसरत। तो यहाँ स्कूल का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ बच्चों को एक मास्टर साहब जो है ड्रिल मास्टर बच्चों को ड्रिल करा रहे थे और मास्टर साहब ने बच्चों को डबल मार्च करने को कहा, जिसकी वजह से एक बच्चा जो है जिसका नाम अनंत राम था वह गिर पड़ा। अनंत राम के गिरते ही मास्टर साहब ने ड्रिल को रोका और दो लड़कों तथा मास्टर साहब ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे तक ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। दो तीन लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंत की हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंत राम के सिर पर हाथ फेरकर पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक टांगा ले आया। दो लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंत राम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंत राम के बेहोश होने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। यहाँ पुचकारना का अर्थ है प्यार जतलाते हुए बात करना और तसल्ली का अर्थ है धीरज देना। तो अनंत राम के अचानक ड्रिल करते वक्त गिर जाने पर उसे बरामदे तक ले जाया गया, स्कूल के बरामदे तक ले जाया गया। साथ ही कुछ लड़कों ने मिलकर क्या किया, उसको अपनी कॉपियों से हवा देने लगे, है कि नहीं। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और जब उसे होश आया तभी उसने हेडमास्टर साहब को अपने पास देखा और हेडमास्टर साहब ने भी प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दी। तभी स्कूल का चपरासी एक टांगा ले आया और ड्रिल मास्टर के साथ दो लड़कों ने मिलकर अनंत राम को उसके घर तक उसे पहुंचा दिया। अनंत राम के बेहोश होने की खबर पूरे स्कूल में फैल गई और सब अनंत राम को जानने लगे, उसके बारे में बात करने लगे। धूप में दौड़ते समय गुरुदास लाइन में दो लड़कों के बाद था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंत राम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। तो अब यहाँ एक बच्चा है जिसका नाम है गुरुदास। वो भी उस ड्रिल में अनंत राम के दो लड़कों के बाद था और जब यह घटना हो गई और अनंत राम को सब जानने लग गए तो वह यह सोचने लगा कि काश ये अनंत राम के साथ ना होकर मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। जिस तरह अनंत राम को सभी लोग जानने लग गए हैं वैसे मुझे भी जान जाते और सब मेरी बातें करते, मेरी भी खातिर होती, है कि नहीं। तो वह यह सोचने लगा। श्रेणी में भी गुरुदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखवाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नज़र डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा होकर बताता है। यहाँ श्रेणी का अर्थ है क्लास।
तो यहाँ गुरुदास के क्लास की बात हो रही है। गुरुदास के क्लास में जब गणित की कक्षा होती थी तो उस वक्त भी गुरुदास की ऐसी ही हालत होती थी। गणित के जो शिक्षक थे वह बोर्ड पर सवाल लिख देते थे और बच्चों को हल करने के लिए कहते थे और बीच बीच में बेंचों में घूमकर नजर डालते रहते थे कि बच्चे कहीं नकल तो नहीं कर रहे हैं। और बच्चों के बीच यह होड़ मची रहती थी कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा होता। गुरुदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गढ़ा देता, उंगलियों पर गुना और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरुदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते, तो खलीफ और महेश का नाम लेकर। बनवारी और खन्ना ना केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते बल्कि उसके लिए लज्जित भी ना होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही, गुरुदास बेचारे का कभी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कुछ डांट टपट कर बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नज़र में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरुदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। तो यहाँ गणित की कक्षा में वो जल्दी जल्दी सवाल को हल करने के लिए अपना मस्तिष्क कॉपी में गढ़ा देता और जल्दी जल्दी उंगलियों के द्वारा गुना करते हुए, योग करते हुए क्या करता, सवाल पूरा कर बैठता। लेकिन तब तक बनवारी खड़ा हो जाता था। उससे पहले ही बनवारी सवाल हल करके हाथ खड़े कर देता था। कभी कभी सवाल को जल्दी हल करने की उलझन में उससे गलती भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी भी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते भी तो खलीक और महेश को। क्लास में कभी किसी का नाम भी आता, जो पढ़ने में अच्छे हैं उनका और जो पढ़ने में बुरे हैं उनका। गुरुदास बेचारा यही सोचता कि मेरा नाम तो कभी भी नहीं लिया जाता, ना ही अच्छे बच्चों के लिए ना ही बुरे बच्चों के तौर पर। यही हालत गुरुदास की व्याकरण और अंग्रेजी की कक्षा में भी थी। उन्हीं बच्चों का नाम लिया जाता था जो कि सबसे अधिक तेज हैं या फिर सबसे अधिक डांट फटकार जिन्हें पड़ती थी। गुरुदास का कहीं नाम नहीं लिया जाता था। इतिहास में गुरुदास की विशेष रुचि थी। शेरशाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही वीर शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता। तो इतिहास विषय में गुरुदास की अच्छी पकड़ थी। शेरशाह सूरी, खिलजी की चढ़ाइयों, अकबर के शासन का वर्णन उसके मस्तिष्क में बिल्कुल अच्छी तरह सचित्र रूप में था। उसने इन सभी चरित्रों को इतने अच्छी तरीके से समझ रखा था कि कभी कभी तो कल्पना में खुद को शिवाजी की तरह खुद को पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे, चोगा पहने, साथ ही हाथ में तलवार लिए सेना के आगे घोड़े में चढ़कर दौड़ता हुआ देखता था। इतिहास को यूं मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरुदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते थे, क्योंकि गुरुदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान न था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरुदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारा जाने का समय न आता। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाना सुनने की गुरुदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्रायः कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं, गुरुदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता। गुरुदास की कुछ ऐसे ही हालत इतिहास की कक्षा में भी होती थी। गुरुदास इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं को तो अच्छी तरह याद कर लेता था, लेकिन उसे सन और तारीखें याद नहीं होती थी, जिसकी वजह से गुरुदास को ना तो शाबाशी ही मिलती थी और ना ही ज़्यादा डांट ही पड़ती थी। उसका नाम आता ही नहीं था। और इसी पर मास्टर जी यह कहते रहते थे कि दुनिया में तो लाखों लोग मर जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ देते हैं। यह सुनकर गुरुदास को और अधिक चोट पहुंचती, क्योंकि गुरुदास का नाम कभी लिया ही नहीं जाता था, चाहे अच्छे बच्चों की श्रेणी में देखे या चाहे बुरे बच्चों के स्तर पर देखे।
गुरुदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते थे। कभी तो कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरुदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक से ही दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव ना कर पाता था। कभी कभी गुरुदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने काम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रुपता से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त ना कर सकी। यहाँ ख्याति का अर्थ है प्रसिद्धि और विद्रुपता का अर्थ है कुरूपता। तो अपने परिवार में गुरुदास की 3 बहनें थी और वह अकेला भाई था, जिसकी वजह से उसके माता पिता उसे राजा बेटा कहकर पुकारते थे। गुरुदास के पिता रेलवे के दफ्तर में एक साधारण क्लर्क थे और उनका यही मानना था कि एक दिन उनका बेटा उन दोनों का नाम रोशन करेगा। अपने पिता द्वारा ख्याति और नाम के लिए इस प्रकार निरंतर दी जा रही उत्साह के बावजूद भी वह अपने क्लास और समाज में खुद को करोड़ों बोरियों के अंदर भरे करोड़ों साधारण दाने में से खुद को एक दाना के समान मानता था। और कभी कभी तो गुरुदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में छपे मोटे मोटे अक्षरों में अपने नाम को देखकर मृत्यु की कुरूपता पर वो हंसता और कहता कि मृत्यु भी मुझे समाप्त ना कर सकी, अर्थात मृत्यु पाकर भी मैं प्रसिद्ध ना हो सका। तो नाम की प्रसिद्धि उसके अंदर इस तरीके से भरी हुई थी कि वह मरने की भी कल्पना करने लगता था। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरुदास की नाम कमाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरुदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्तधन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। तो जैसे जैसे गुरुदास की आयु बढ़ती गई, उसके नाम कमाने की जो इच्छा है वो और भी ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ती जा रही थी, है कि नहीं। लेकिन जितनी उसकी इच्छा बढ़ रही थी, उसका जो स्वप्न पूरा करने की जो आशा थी वो उतनी ही कम होती जा रही थी, दूर भागती जा रही थी। मतलब वो अपनी आशा को पूरा नहीं कर सकता, वो अपने नाम को ऊंचा नहीं कर सकता, यह जो भाव था उसके अंदर पूरी तरह आ गया था। कई बार उसने सोचा कि नाम कमाने के लिए ये करूं वो करूं, कई सारी कल्पनाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाया और अपने पिता के बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में क्लर्क की नौकरी उसे मिल ही गई। लेकिन फिर भी गुरुदास के अंदर नाम कमाने की इच्छा तो थी, लेकिन खुद को यह भी संतोष दे रहा था कि केवल वही नहीं जिसका नाम नहीं है, इस मोहल्ले में कई 1000 लोग हैं जिनका कभी नाम अखबार में छपा नहीं और ना ही लोग उन्हें जानते भी हैं। लेकिन तभी उसे अखबार में दिखता है कि एक लाला है जो कि निसंतान है और उसने अपने जीवन भर का संचित धन जो है उसके द्वारा एक स्कूल स्थापित करने की उसने घोषणा की है। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। गुरुदास आह भर कर रह गया। उसने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसे के लिए हो नहीं सकती थी। उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरुदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। तो यहाँ लाला द्वारा स्कूल बनाए जाने की खबर समाचार पत्र में पाकर वह यह सोचने लगा कि शायद उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उसके पास इतना धन है जिससे कि वह एक स्कूल स्थापित कर पा रहा है और उसका नाम अखबार में छपा है। वरना आज के समय में इस जैसे इंसान के पास इतने पैसे हो
और वो कोई ऐसा काम कर सके, यह तो नामुमकिन है। तो इस तरीके की बात सोचकर वो खुद को क्या करता था, दिलासा देता था कि नहीं नहीं, उसके कर्म द्वारा जो उसका नाम छपा है वो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म का ही फल है, वरना इस जन्म के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को तो इतना यश सम्मान तो मिल ही नहीं सकता। उसी साल वसंत के महीने में पूरे शहर में प्लेग बीमारी फूट निकली, है कि नहीं। और गुरुदास के मोहल्ले में भी उसी साल वसंत के महीने में पूरे शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई और गुरुदास के मोहल्ले में भी यह बीमारी आ गई। और सबसे पहला शिकार जो बना वह था दुलारे नाम का एक व्यक्ति। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी ने उनके घर की साफ सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरुदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताज़ा अखबार, नाहर मोहल्ले में प्लेट फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। तो गुरुदास के मोहल्ले के बिल्कुल मुहाने में सबसे पहले रहमान साहब का मकान था और रहमान साहब बहुत ही जागरूक एवं सतर्क थे। तो आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से उसने क्या किया कि एम्बुलेंस मंगवाई दुलारे के लिए और बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए और दुलारे को स्ट्रेचर में उठाकर एम्बुलेंस तक रखा और अस्पताल पहुंचा दिया। म्यूनिसिपैलिटी के इलाके में साथ ही उनके इलाके की भी साफ सफाई हुई। मोहल्ले के हर एक घर में केवल दुलारे की ही चर्चा होती रही। गुरुदास संध्या समय थका मांदा अपने दफ्तर से घर जा रहा था, तभी उसे भीड़ में से एक अखबार वाले की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वो यह कह रहा था कि आज शाम की ताज़ा खबर है कि हमारे मोहल्ले में क्या हुआ है, प्लेग फूट निकला है, इस अखबार से आज की खबर पढ़े। तो इस तरह से वो ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था और यह बात गुरुदास को भी सुनाई दी। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरुदास सिहर उठा। उसके दिमाग में आया, ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्रायः वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। तो अखबार वाले द्वारा अपने मोहल्ले का नाम सुनते ही वह समझ गया कि जरूर ये दुलारे की ही खबर छपी होगी, जिसे क्या हुआ है, प्लेग हुआ है। और उसने 4 पैसे से अखबार को खरीद लिया और खबरें पढ़ने लगा। खबर के सबसे पहले पृष्ठ पर ही उसने देखा कि दुलारे के नाम के साथ साथ उसकी तस्वीर भी अखबार में छपी हुई थी। गुरुदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से भी दुखी हुआ। फिर सोचा कि देखो, मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़े ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फ़ायदा उसे क्या हुआ। मज़ा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। अखबार में दुलारे का नाम और उसका चित्र देखकर गुरुदास सोचने लगा कि यह सब भाग्य का खेल है। इस इंसान का नाम अखबार में छप जाना भी क्या है, भाग्य का ही खेल है। तो वह यह सोचने लगा। फिर वह उसके अवस्था पर, दुलारे की अवस्था पर दुखी भी हुआ और फिर यह भी सोचने लगा कि जीते जी ना सही, मरते मरते ही वो नाम तो कर ही गया। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं यह बीमारी मुझे ना हो जाए। उसे भय भी लगा। फिर वह सोचने लगा कि अब अगर बीमारी की वजह से उसे कुछ हो भी जाता है तो उसका नाम छपने वाला नहीं, क्योंकि इस तरह की बीमारियों में जो सबसे पहले मरता है उसी का नाम छपता है और बाकी मरने वालों का तो नाम नहीं छपता। तो वह यह सोचने लगा। फिर अचानक से उसके दिमाग में और एक ख्याल आया कि दुलारे का नाम अखबार में तो छपा, लेकिन उसे उसका फायदा क्या हुआ। नाम छपने का मजा तो तब है जब वो इंसान जिंदा हो और वह अखबार में अपने नाम और तस्वीर को देखे और कोठरी में उसे लटका दे। यह हुआ ना अखबार में नाम कमाने का फायदा। तो इस तरह की चीजें वो सोचने लगा।
गुरुदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वह स्वयं उठ ना पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर यह आदमी चलते हुए अखबार पढ़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं। तो जब गुरुदास इन सब बातों को सोच ही रहा था कि अचानक उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। एक कार ने उसे टक्कर दी और वह चोटिल होकर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि 2-4 लोग मिलकर उसे उठा रहे हैं और उसके कूल्हे में बहुत जोर का दर्द हो रहा था और वह उठ भी नहीं पा रहा था। वास्तव में एक मोटर ने उसे टक्कर दी थी। मोटर का मालिक एक वकील था जो कि बहुत शरीफ इंसान था और इस घटना पर वह अपना दुख प्रकट कर रहा था और कह रहा था कि मुझे बच्चे को बचाने के लिए मोटर को दाईं तरफ मोड़ना पड़ा और यह इंसान अखबार पढ़ने में मग्न था। मैंने हॉर्न भी बजाया लेकिन इसने हॉर्न भी नहीं सुना, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। गुरुदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे करहा रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात ही ना थी। डॉक्टर ने गुरुदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम मालूम होने लगा। कल्पना में गुरुदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरुदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए। तो दुर्घटना के बाद गुरुदास को अस्पताल ले जाया गया और उसके घुटने और कूल्हे में बहुत बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे वह करहा रहा था। तो डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दे दी और वह दर्द से बचकर सो गया। जब रात को नींद टूटी तो उसके मन में यह ख्याल आया कि शायद इस दुर्घटना की वजह से उसका नाम भी अखबार में छप ही जाएगा। उसे दर्द का अनुभव तो हुआ लेकिन उसके अंदर इतना उत्साह था कि उसे वह दर्द भी कम मालूम होने लगा। गुरुदास कल्पना करने लगा कि उसका नाम और उसकी तस्वीर दोनों ही अखबार में छपी हुई है। सुबह हुई तो नर्स ने गुरुदास के हाथ मुंह धुलाकर उसे बिस्तर पर बैठा दिया और तभी मोटर के मालिक जो थे वकील साहब उसके पास आए और उसका हालचाल पूछने लगे। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरुदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को ही नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा हो भी जाएगी तो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का भी प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, सो जैसे हम कहें तुम बयान दे देना, समझे? तो यहाँ गाड़ी वकील साहब का ड्राइवर चला रहा था और ड्राइवर के द्वारा ही दुर्घटना हुई थी। तो वकील साहब यहाँ गुरुदास को यह बताते हैं कि ड्राइवर की इसमें कोई गलती नहीं थी और उसने तो इतना जोर से ब्रेक दबाया कि मोटर का ही नुकसान पहुंचा है। अगर इस मामले में वो फंस जाता है तो उसे सजा हो जाएगी। तो क्या इससे तुमको कोई फायदा पहुंचेगा? तो वह गुरुदास को समझाने लगे, तुम्हें चोट लगी इसका हमें दुख है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें 200-400 रुपये का भी क्या करूंगा, प्रबंध कर दूंगा। मैं तुम्हें इसके बदले 200-400 रुपये दे दूंगा। तुम इस केस को वापस ले लो, कचहरी से मामला वापस ले लो और जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही बयान देना ताकि उस ड्राइवर बेचारे को सजा ना हो जाए। तो वकील साहब गुरुदास को इस तरह से समझाने लगे। गुरुदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर उसका ध्यान वकील साहब के हाथ में गोलमोल लिपटे अखबार की ओर ही था। रह ना सका तो पूछ बैठा, वकील साहब, क्या अखबार में हमारा नाम छपा है? हमारा नाम गुरुदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दें? हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरुदास बोला। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और कागज गुरुदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा।
गुरुदास वकील साहब की बातें तो सुन रहा था, लेकिन उसकी जो निगाहें हैं वो उनके हाथ में लिपटे अखबार पर ही थी। और जब वकील साहब उसे समझा रहे थे तभी अचानक वह बोल पड़ा कि क्या हमारा नाम भी अखबार में छपा है? मेरा नाम है गुरुदास। वकील साहब, जो कि अभी तक सहानुभूति के साथ और बहुत ही खेद के साथ गुरुदास से बात कर रहे थे, अचानक चौंक गए और बोले, अखबार में नाम? अगर तुम चाहते हो तो हम छपवा देंगे। गुरुदास ने बोला कि मेरा नाम तो छपना ही चाहिए। गुरुदास की बोली में आग्रह था, एक विनय था, प्रार्थना थी। तो वकील साहब समझ गए। अचानक से वकील साहब की जो सहानुभूति थी वह संशय में बदल गई और अब उन्हें लगा और वो समझ गए कि इसके अंदर नाम की इच्छा है और इसी नाम की इच्छा द्वारा इसे फंसाया जा सकता है। और व्यंग करते हुए उसे कहा कि अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप ही जाएगा। गुरुदास को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरुदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने प्रश्न किया। जी हाँ, गुरुदास कुछ झिझका पर उसने स्वीकार कर लिया। गुरुदास किसी तरह लंगड़ाते हुए कचहरी पहुंचा। वहाँ वकील साहब ने उसे पहला प्रश्न ही पूछा कि क्या तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? गुरुदास ने बिना कुछ सोचे समझे अपने नाम की इच्छा के लिए, ताकि उसका नाम अखबार में आ जाए, उसने इसे स्वीकार कर लिया कि जी हाँ, मैं अखबार में नाम छपवाना चाहता हूँ। तभी अगला सवाल वकील साहब ने पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? इसका भी उत्तर गुरुदास ने बिना सोचे समझे ही जी हाँ कहा। वो थोड़ा सा झिझका जरूर, लेकिन जी हाँ उसने कह दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाम की इच्छा भरी हुई थी। अखबार में उसका नाम आए, उसकी छवि आए, वह यही चाहता था, जिसकी वजह से बिना सोचे समझे उसने केवल हाँ, जी हाँ में उत्तर दिया। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरुदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपवाने के लिए ही वह जानबूझकर मोटर के सामने गया था। गुरुदास ने अखबार में अपना मुंह ढांप लिया, किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता। तो अगले दिन अखबार में गुरुदास का नाम भी छपा और उसकी तस्वीर भी छपी, लेकिन अदालत के इस निर्णय के साथ कि गुरुदास ने जानबूझकर अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए वह मोटर के नीचे आया, जिसकी वजह से उसे कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा। जब यह खबर गुरुदास ने अखबार में पढ़ी तो उसे अपने नाम को और अपने छवि को देखकर खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे शर्म आई और शर्म की वजह से उसने अपना चेहरा अखबार से ढांप लिया, क्योंकि अदालत द्वारा उसके ऐसे हरकत के फैसले ने उसने खुद को ही शर्मसार कर दिया। उसका नाम तो हुआ, लेकिन शर्मनाक तरीके से, तो अब वह किसी को अपना मुंह कैसे दिखा सकता था। तो यह पढ़ी हमने नाम की इच्छा व्यंग कहानी, जिसमें हमने जाना कि आज के समाज में कई सारे ऐसे गुरुदास जैसे लोग हैं जो कि नाम कमाने के लिए मूर्खतापूर्वक कार्य कर बैठते हैं, सोच समझकर निर्णय नहीं लेते, साथ ही क्या बुरा है क्या अच्छा इसकी भी उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन जब उन्हें इस चीज का एहसास होता है तो वो शर्मसार हो जाते हैं। जैसे इस कहानी में गुरुदास ने यह नहीं सोचा कि उसने जो अदालत में कहा उसका क्या अंजाम हो सकता है। उसे बस अपने नाम की ही फिक्र थी, उसे बस केवल अपने नाम की ही इच्छा थी और वह यही चाहता था कि किसी भी तरह हो उसका नाम अखबार में छप जाए। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि नाम कमाने की लगन में हम कई बार मूर्खतापूर्वक कार्य कर बैठते हैं और बाद में हमें इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। साथ ही प्रत्येक इंसान को अपने योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, साथ ही उस पर संतोष करना भी सीखना चाहिए। कई बार हम केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के दर्द को भी नहीं समझ पाते। तो ऐसे स्वार्थी रवैये से भी दूर रखने की सीख देती है यह पाठ। यह पाठ आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमें समाज में ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो कि नाम और यश पाने के लिए धर्म, परोपकार, दान तो करते हैं, साथ ही कुछ ऐसे उल्टे फुल्टे कार्य भी करते हैं जिनका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो यह पाठ पूरी तरह से प्रासंगिक है।
और यह कहानी ऐसे नाम के इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक व्यंग है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो ज़रूरी से लाइक करें, अगर समझ में नहीं आई तो डिसलाइक करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।